हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में। तो आज के इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे आपके ऐसे एजेंट के बारे में जो कि मैक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करने का काम करते हैं। मैक्रोट्यूब्यूल एक इंपॉर्टेंट फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम को अपनी ओर पुल करके आगे जाकर के टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने में मदद करते हैं। सो अगर मैं इन फिलामेंट को या तो बनने से रोक दूं या तो ब्रेक कर दूं तो भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं, जैसा कि आपने विनका अल्कलॉइड के केस में देखा। लेकिन आज जिस ड्रग के बारे में और उस ड्रग का जो मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं वो आपके विनका अल्कलॉइड के जैसा नहीं है। हालांकि दोनों के काम करने का जो तरीका है वो इसी मैक्रोट्यूब्यूल पे अफेक्ट करना है, लेकिन काम करने के तरीके में काफी डिफरेंस है। आपने देखा कि विनका अल्कलॉइड इसी मैक्रोट्यूब्यूल को स्टॉप करने का काम करता है, मैंने आपको डेमो भी दिखाया था। लेकिन आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका टैक्सिन्स है। ये जो टैक्सिन्स है वो मैक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को नहीं रोकते, ये उनको पॉलीमराइजेशन करने देते हैं, बल्कि इनके डीपॉलीमराइजेशन को रोकते हैं। और डीपॉलीमराइजेशन को रोकने के कारण से वो पॉलीमराइजेशन स्टेट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो एफिकेसी होती है हमारे मैक्रोट्यूब्यूल की वो अफेक्ट हो जाएगी। और आप ये जानते ही हैं कि जो हमारे मैक्रोट्यूब्यूल हैं वो बेसिकली बने हुए होते हैं ट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से, जिनमें अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। ये टैक्सिन बेसिकली बीटा पे ज्यादा अच्छे से बाइंड होकर के अपना एक्शन देते हैं। इस टैक्सिन के बारे में अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनमें हम किसी एक को देखेंगे। ये एग्जांपल है पैक्सीटैक्सिल और डोसेटैक्सिल। ये जो पैक्सीटैक्सिल है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इनके सोर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? ये ऑब्टेन किए जाते हैं बार्क ऑफ टेक्सस ब्रेविफोलिया एंड टेक्सस बकाटा। ये दो आपके बायोलॉजिकल सोर्स हैं जहां से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, और धीरे से इनको सेमी सिंथेटिक तरीके से भी और डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों का पॉइंट अगर हम कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो पहला कहता है टैक्सिन बाइंड टू द बीटा सब यूनिट। आप जानते हैं कि जो हमारे ट्यूब्यूलिन है, मैक्रोट्यूब्यूल है, इनमें दो तरह के सब यूनिट पाए जाते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। इसे मैंने आपको एक लाइव डेमो से एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये अल्फा ट्यूब्यूलिन ग्रो हो रहता है और ये बीटा ट्यूब्यूल ग्रो होता है, इनका पॉलीमराइजेशन होते रहते हैं। दोनों फिर आगे जाकर के मैक्रोट्यूब्यूल बनाने का काम करते हैं जो सेल के क्रोमोसोम को अपनी ओर पुल बैक करेंगे और आगे जाकर सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल का डिवीजन होगा। तो ये इसी बीटा ट्यूब्यूलिन पे बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते हैं। Unlike the Vinca alkaloid, यहां पे आप देखेंगे not it is like that, it is unlike the Vinca alkaloid, they promote the macrotubule polymerization। ये मैक्रोट्यूब्यूल के इसी पॉलीमराइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। आपका विनका अल्कलॉइड इसके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रहा था और ये इनको पूरा अलाउ कर रहे हैं कि आप पॉलीमराइज होइए। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो आप पेन देख रहे हैं ये मेरा सेंटर का ऑब्जेक्ट है और ये मैक्रोट्यूब्यूल है। ये जब मैक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट करते करते आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद ये इनको पुल करेंगे, तब जाके इनकी एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी, पूरी तरह से माना जाएगा कि यहां प्रोसेस पूरा हो चुका। जस्ट सपोज करिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां इससे पूरा मैच नहीं करेगा। सो ये मैक्रोट्यूब्यूल है, इनका पॉलीमराइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे ये पॉलीमराइजेशन करके अपनी लेंथ को यहां तक बढ़ाते जा रहे हैं। इनका पॉलीमराइजेशन यहां पे आके रुक जाना चाहिए था, डीप पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था ताकि इनको ये पकड़ सकें। लेकिन क्या होगा अगर, जस्ट इमेजिन करिए क्या होगा कि अगर ये यहां पहुंचे और इनका पॉलीमराइजेशन स्टॉप ना हो, कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो ये तो यहां से एक्सिट कर जाएंगे और इनका क्लम्सीनेस बन जाएगा, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम के उस पर्टिकुलर पार्ट को, क्रोमेटिड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आगे इनका पुलिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहां पे कर रहा है, दे कंटिन्यूअसली मेंटेन या प्रमोट द पॉलीमराइजेशन एंड इनहिबिट द डीपॉलीमराइजेशन। इसके कारण से क्या होगा आप समझ चुके होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद देखिए स्टेबलाइजेशन ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल इन अ पॉलीमराइज्ड स्टेट। अगर ये जो पॉलीमराइजेशन होता क्या है, ये आप तो जानते हैं केमिस्ट्री में, एक मोनोमर, उसके बाद पॉलीमर, और उस पॉलीमर के बनने का प्रोसेस दैट्स कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी कि एक का इस तरह से एक के ऊपर जुड़ते जाना और एक लेंथ का फॉर्मेशन करना, दैट्स कॉल्ड सिंपली कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो हम इनको इन्हीं स्टेप पे मेंटेन करते हैं। डीपॉलीमराइजेशन हो रहा था लेकिन आपके इस टैक्सिन ने इसके डीपॉलीमराइजेशन को होने नहीं दिया, तो डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो क्या होके रहेगा, वो उनके पॉलीमराइज के स्टेट में रहेंगे। सो दे विल स्टेबलाइज मतलब उसको उसी स्टेट पे रखे रहना। कौन से स्टेट पे? इन पॉलीमराइज स्टेट पे। और ये अगर होता है तो क्या होगा, दैट विल अरेस्ट द सेल इन माइटोसिस। ये जो प्रोसेस है
वो उस सेल को उनके माइटोसिस के जो फेज होते हैं, सेल डिवीजन का जो फेज है, इसी स्टेप पे उनको रोक करके रखेंगे और इसके कारण से देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ अपोप्टोसिस। ये जो वर्ड है इसे मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा और भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जब अरेस्ट हो जाएगा माइटोसिस में, यानी कि जो उनका अगला स्टेप होना चाहिए था वो अगले स्टेप में नहीं पहुंचेंगे। ये माइटोसिस के अलग अलग फेज होते हैं, ये आपने देखा एनाफेज, प्रोफेज, टीलाफेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने देखा पार्ट को। तो ये उसी पर्टिकुलर पार्ट में उसको रोक करके रखेंगे और इसके आगे ना बढ़ने की वजह से वहां पे एरर हो जाएगा। आपने सेल का साइकिल भी देखा, G0, G1, G2 अलग अलग फेज आपने देखे। तो इनके इस तरह से एरर हो जाने की वजह से वो जो सेल है उसको प्रिवेंट करने के लिए एपोप्टोसिस को फॉलो करेगा। नाउ व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस कहने का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स की है, सपोज आप कुछ बॉटल्स मंगवाए हुए हैं किसी कंपनी से कि आप उस बॉटल में कुछ पानी भरकर या कुछ लिक्विड भरकर किसी और को गिफ्ट करने वाले हैं या व्हाटएवर आपका रीजन रहा होगा। तो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया होगा कि आपको इस कलर का चाहिए। तो अगर आपके पास सैंपल आते हैं और आप देखते हैं कि जैसा कलर आपको चाहिए था वैसा कलर आया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। जहां कहीं बीच में कमी की वजह से उसने किसी दूसरे कलर को डाल दिया तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो आपके जो नॉर्मल पैरामीटर है इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस कॉज कर सके। बिल्कुल वैसे ही हमारा सेल एक चेकलिस्ट तैयार करता है कि अगर ये चीजें हैं, टिक टिक करते जाएंगे। अगर ये चीजें ओके हैं, फॉलो करती हैं, ओके टेस्टेड का सील लगा हुआ होता है, आपने देखा है कई बार, तो उनको वो आगे फॉरवर्ड करती है, आगे स्टेप में जाइए। अगर कहीं कोई एरर नजर आता है तो उसको वहीं स्टेप को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर वो जो एरर है वो रेक्टिफाइड हो सकता है तो रेक्टिफिकेशन के बाद उनको वापस आगे करते हैं। अदरवाइज अगर वो प्रॉब्लम ऐसा है जिसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सेल के द्वारा, ताकि आपकी बॉडी में हर चीज नॉर्मल तरीके से हो। तो जानबूझ करके सोची समझी तरीके, नीति की वजह से इनको डेथ कॉज कर देना, ये अपोप्टोसिस कहलाता है। ये आपकी बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल ही होता है। आगे बात करें, दिस डैमेज द सेल बिकॉज, ये जो प्रोसेस है अपोप्टोसिस का और ये इसके माइटोसिस में स्टॉप करने का, वो सेल को डैमेज कर देता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन डायनेमिक ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। इसका कारण क्या है? ये सेल को डैमेज इसलिए कर देता है क्योंकि जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी लेंथ और किस तरीके से इसका मूवमेंट, कब पॉलीमराइजेशन, देन कब इनहिबिशन ऑफ दैट पॉलीमराइजेशन, दैट मींस डीपॉलीमराइजेशन होना चाहिए, ये अगर नहीं हो पा रहा है तो इनका जो डायनेमिक है, जो एक रिक्वायरमेंट, एक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उन सारी एक्टिविटी जो कि इसके डायनेमिक स्ट्रक्चर की वजह से कैरी ऑन हो रहे होते, जो उनके स्ट्रक्चर की वजह से एक स्टेप से आगे स्टेप में बढ़ रहे हुए होते, वो अब वहीं पे रुक जाएंगे। और ये क्या है, कौन से स्टेप हैं जो इनके डायनेमिक की रिक्वायरमेंट होती है? ये है इनका माइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी, सेल का जो स्ट्रक्चर बनना है आगे जाकर के सेल का, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सेल है एक कंप्लीट। इस सेल का धीरे धीरे अगले फेज में जाएंगे तो ये सेल बीच से थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू करेगा, आखिरी में जाके साइटोकाइनेसिस की वजह से ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो पूरा सेल का मॉर्फोलॉजी डिपेंड करता है, न्यूक्लियस का डिसअपियर हो जाना, न्यूक्लियस का रीफॉर्म हो जाना, क्रोमोसोम का सेपरेट हो जाना, क्रोमेटिड का अलग अलग हो जाना, ये जो पूरे फेज हैं वो इन्हीं पे काफी न काफी बेस करता है। तो वो सारे अफेक्ट हो जाएंगे, तो सेल की इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। लोकोमोशन एंड जो सिक्रीशंस ऑफ सेल्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, कैसे मूव कर रहे हैं वो, क्या बेसिक चीजों को सीक्रेट आउट कर रहे हैं वो भी अल्टर हो जाएगा, जिससे उस सेल की डेथ हो जाएगी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है साइटोटॉक्सिक ड्रग को यूज करने का, वो यही है कि हम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को अचीव करें। मैंने हर बार इसको रिपीट किया है, आज भी रिपीट करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के मन में डाउट आ सकता है। साइटोटॉक्सिक मतलब होता है एक ऐसा इफेक्ट जो कि सेल को डैमेज पहुंचाए, सेल के लिए टॉक्सिक इफेक्ट पहुंचाए। तो सेल तो हमारी पूरी बॉडी में है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इस चैप्टर की तो हमारा पूरा फोकस जो है ऐसे सेल के ऊपर है जो कि अनवांटेड तरीके से, एक्सेसिव तरीके से ग्रो कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि कैंसर सेल को। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है टू दी पॉइंट उस कैंसरस सेल को अफेक्ट करना है, उस कैंसरस सेल के लिए ही साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमको लेना है। एंड जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए ही है, लेकिन एकदम से एग्जैक्टली एक्यूरेटली उसी सेल को जाके अफेक्ट करे ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में आप चाहे जितना भी नैनो टेक्नोलॉजी, कितना भी ड्रग के बारे में बात कर ले, एक्चुअल में फील्ड में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो टू द पॉइंट कैंसरस सेल को पूरे बल्क में, पूरे बंच में ढूंढ के अफेक्ट करे, नॉर्मल सेल को अफेक्ट ना करे, बिल्कुल भी ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अब तक तो पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का आई एम नॉट श्योर। तो ये आपके उस पर्टिकुलर सेल के डैमेज करने का काम करता है, साथ साथ नॉर्मल सेल को भी डैमेज करता हुआ चलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाने की काफी संभावना है, दैट
दैट मींस सेल साइकिल इज अरेस्टेड। ये जो सेल साइकिल होगा, मैंने आपको बताया था G0, G1, G2, S, मेटाफेज, अलग अलग जो आपके सेल साइकिल है, सीक्वेंस मैंने नहीं बताया आपको अभी, तो वो जो फेज है उनमें किसी न किसी फेज को अफेक्ट करेगा। तो हमारे आज की जो टैक्सिन ड्रग है वो आगे जाकर के G2 फेज को और M फेज को अफेक्ट करेगा। G2 फेज क्या है? G2 फेज एक ऐसा फेज है जहां पे सेल अपने एरर को रेक्टिफाई करता है, क्रॉस चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, जो मैंने यहां पे आपको समझाया था। इज एवरीथिंग इज ओके? यस इट इज, देन यू हैव टू गो फॉर फर्दर मूवमेंट, अदरवाइज दे हैव टू बी रेक्टिफाइड, otherwise they should go for apoptosis or anything else जो भी सेल का प्रोसेस होगा। तो यहां पे इस फेज को ये अफेक्ट करते हैं, एम फेज को अफेक्ट करते हैं। एम फेज मतलब होता है आपका मेन माइटोसिस फेज। इसके अंदर फिर मैंने आपको 4 से स्टेप बताए हैं, जिसका अगर आपको और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग को देख सकते हैं। इनके कारण से सेल साइकिल जो स्पेसिफिक तरीके से डिसऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो जमावट है, उनका जो आरे है, वो डिस्टर्बेंस हुआ होता है, उसको भी ये अफेक्ट करते हैं और उसको भी साथ ही साथ किल करते हुए चलते हैं, उस पे भी अपना इफेक्ट शो करते हुए चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं और इसी इफेक्ट के लिए हमने इसको लेना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से यूज हैं? पहला यूज है ओवेरियन ट्यूमर। इनको ओवरी के ट्यूमर के लिए यूज करते हैं। इनको एडवांस ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए भी यूज करते हैं, जो थोड़ा अपर स्टेज में चला गया होता है, उस स्टेप के लिए भी यूजफुल है। हेड एंड नेक कैंसर को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी यूज करते हैं। इसोफेगियल कैंसर के लिए यूज करते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए यूज करते हैं और एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा जो होता है इसके लिए भी यूज करते हैं। ये पार्ट मैंने कल की वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से कि कापोसी सार्कोमा होता क्या है। सो अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना सुनना चाहते हैं तो कापोसी सार्कोमा का पिछला पार्ट देख सकते हैं, आपको काफी समझ में आ जाएगा। इसके बाद इनका जो एक और यूज है, अगर हम इसको कंबाइन करके दें तो अगर मैं इसको यानी कि आपके टैक्सिन को सिस्प्लाटिन के साथ मिक्स करके दूं, जो कि एक प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, तो अगर ये आपका टैक्सिन प्लस सिस्प्लाटिन देते हैं तो ये ओवेरियन कैंसर के लिए काफी यूजफुल होगा। लेकिन अगर इसी टैक्सिन को आगे जाकर के आप डॉक्सीरुबिसिन के साथ देंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूटिलाइज होगा, अच्छा इफेक्ट शो करेगा। तो ये कुछ इनके कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हैं। आखिरी में बात करते हैं ऐसा इफेक्ट जो कि कोई नहीं चाहता किसी भी ड्रग से वो मिले, लेकिन वो तो एसोसिएटेड है नहीं। हर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में डिजायरेबल तो होगा, साथ में अनडिजायरेबल भी होगा, बिल्कुल जीरो कभी नहीं हो पाएगा। सो अनवांटेड इफेक्ट में देखिए हाइपर सेंसिटिविटी जो आप देखते हैं, जिसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, वो भी यहां पे देख सकते हैं आप। माइलेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस की प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये सारे वर्ड हमने ऑलरेडी रिपीट किए हुए हैं। साथ साथ जो फ्लूइड है बॉडी में वो भी रिटेन कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं आपको स्वेलिंग जैसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। ऑल्दो आज का ये जो टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू विनका अल्कलॉइड। वो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका अल्कलॉइड काफी इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमको ये जानना चाहिए था क्योंकि इसका जो एक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। दैट इज वाई मैंने इस टॉपिक को, इस पॉइंट को स्किप नहीं किया। एक दिन वेस्ट करते हुए कहीं या एक दिन यूटिलाइज करते हुए मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा ही सही वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो अगर आज का रेफरेंस पूछेंगे तो इसको मैंने पूरी तरह से लिया हुआ है केडी त्रिपाठी से। सो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब ये वीडियो आप पूरी तरह से देख लें तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, वहां पे हम आपके लिए रोज नया नया चीज दे रहे हैं। लिंक वही होगा नोट्स का, लेकिन उसमें हो सकता है कभी भी कुछ चीजें ऐड हो जाएं। लिंक विल बी ऑलवेज सेम, बट उसके अंदर के जो फोल्डर के कंटेंट हैं वो अपडेट होते रहेंगे, इसलिए आप रेगुलर इंटरवल पे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। और आज के इस वीडियो के लिए जो हमने फ्री का ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट रखा है, इसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि आपने कितना सुना, कितना समझा और कितना याद रखा है। अपना स्कोर फ्री में टैली कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब तक आवश्यक ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें। पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे जरूरी है कि आपका हेल्थ मेंटेन रहे। थैंक यू, टेक केयर अगेन।